चपाटी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन आपका और अपना प्यारा सा YouTube चैनल जिसका नाम है PCM वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का एक छोटा सा नन्ना सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ इज ए क्या होता है, रियल लॉ ऑफ क्या होता है, मोशन होता है। ठीक है, तो क्यों न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ कहते हैं, ठीक है, मालूम उसका कारण क्या है, ये सारी चीजें आज क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो बड़ा अच्छा टॉपिक है। अगर आप मान लो क्लास 11th के लिए इसे पढ़ रहे हो तो क्लास 11th में मान लो सभी बोर्ड में ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मान लो आपके क्लास 11th के मान लो क्या है, मान लो क्लास में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्यों न्यूटन सेकंड लॉ को रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। तो लिख लो पहले स्टेटमेंट, सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो पहले तो लिखो कि भाई क्यों इसे मान लो क्या है, रियल लॉ कहते हैं, क्योंकि हम मान लो सेकंड लॉ से मान लो फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी ड्राइव कर सकते हैं, सेकंड लॉ से न्यूटन का थर्ड लॉ भी क्या कर सकते हैं, ड्राइव। अगर दोनों लॉ ड्राइव कर सकते हैं तो सिंपल सी बात है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन। तो एक्चुअल में इस लॉ से फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव किया जा सकता है और थर्ड लॉ को भी क्या किया जा सकता है, ड्राइव। इसीलिए इसे रियल लॉ ऑफ क्यों कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लिख लो, ठीक है, we can drive first Newton, है ना, we can drive Newton's first law and Newton's third law from the second law, therefore it is known as रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब हम फर्स्ट लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी इससे ड्राइव कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रियल लॉ ऑफ क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो आपके बात में ये तो क्लियर हो गया। तो अब इसके बाद हमें प्रूफ करना है कि भाई एक्चुअल में हम फर्स्ट लॉ को भी इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं और थर्ड लॉ को भी इससे क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग क्या होगा, सेकंड लॉ होगा। चलो सबसे पहले लिखते हैं कि भाई फर्स्ट लॉ है ना, मान लो क्या है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन सेकंड लॉ। ठीक है, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो सेकंड लॉ के अंदर प्रेजेंट है, उसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले लिखो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ तो आप पढ़ ही चुके होंगे। मान लो सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट में हमने पढ़ा था ना, मान लो कि न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, या फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इसे नेट फोर्स भी कह सकते हैं। तो मान लेते हैं, लेट करते हैं कि भाई नेट फोर्स इक्वल टू क्या ले लेते हैं, जीरो। तो जब नेट फोर्स जीरो होगा तो सिंपल सी बात है सर, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो सिंपल सी बात है, नेट फोर्स को अगर जीरो रखेंगे तो ये वैल्यू यानी जीरो, तो इसका मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और मास इंटू एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या, तो सर जब भी कभी दो क्वांटिटीज होती है उन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब या तो मास जीरो होगा तो या एक्सेलरेशन जीरो होगी। तो आपको पता है कि भाई मास कभी जीरो होता है, अर्थ के सरफेस पर मास कभी जीरो होता है, तो आपका आंसर होगा सर मास तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो दो चीजों की प्रोडक्ट कब जीरो होती है, या तो ये जीरो या ये जीरो, तो मास तो कभी भी जीरो नहीं होता। तो सिंपल सी बात है सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी तब ही ये प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो। तो सिंपल सी बात है, a इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर a इज इक्वल टू जीरो हो गया, a इज इक्वल टू जीरो कब हुआ, तो जब आपने माना कि भाई नेट फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, तो इसके बाद लिखो, फिर मैं समझाता हूं कि भाई 10 एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी इज जीरो when net force act on it is zero।
तो इसका मतलब यहां से क्या समझ आया कि अगर मान लो किसी बॉडी के ऊपर, बॉडी मतलब एक पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स जीरो होगी तो उसका मतलब उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। तो सर एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या होता था, ये तो हमने पढ़ा है पीछे। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब होता है या तो ऑब्जेक्ट है ना, जब एक्सेलरेशन जीरो होती है, मान लो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होती है तो इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी या तो क्या होती है, रेस्ट पे होती है, या क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है। यही तो मतलब होता है एक्सेलरेशन जीरो का। तो आपका आंसर होगा सर यही होता है कि भाई बॉडी या तो रेस्ट पे होगी या क्या होगी, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। तो इसका मतलब ये लिख लिया कि thus acceleration of a body is zero when the net force act on a body is क्या होगा, जीरो होगा। तो फिर यहाँ पे लिखो it means if body है ना, इट्स मीन्स मतलब इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी जीरो का मतलब क्या, या तो बॉडी रेस्ट पे होगी। तो लिखो इट मीन्स इफ बॉडी इज एट रेस्ट है ना, इफ बॉडी इज एट क्या होगा, रेस्ट, देन इट रिमेन्स एट रेस्ट। तो आपको पता है कि जब बॉडी रेस्ट में होती है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहती है, जब आप उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाते तो वो कभी मूव करती है। तो आपका आंसर होगा सर नहीं मूव करती। तो इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी। तो हमें पता चल रहा है कि भाई एक्सेलरेशन जीरो होती है तो बॉडी तो रेस्ट पे होती है, तो अगर वो रेस्ट पे होगी तो वो क्या रहेगी, हमेशा रेस्ट पे ही रहेगी। ठीक है, तो और इफ इट मूव्स यूनिफॉर्म मोशन, इफ इट मूव्स यूनिफॉर्म मोशन, तो अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में हो तो सर ये भी तो हमने पीछे पढ़ा कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करती हो, उस पे नेट फोर्स जीरो हो, तो वो हमेशा क्या करती रहती है, यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहती है। तो ये लिख लो इफ इट मूव्स यूनिफॉर्म मोशन देन इट रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये आपका क्या बना, मतलब बना। तो ध्यान से देखो कि भाई न्यूटन सेकंड लॉ हमने शुरू किया था, सेकंड लॉ से हमने ये कंडीशन बनाई, ये कंडीशन से देखो फर्स्ट लॉ की क्या बन गई स्टेटमेंट। तो सर फर्स्ट लॉ भी तो यही कहता था कि जब किसी बॉडी, जो कोई बॉडी जो रेस्ट पे होती है वो रेस्ट पे रहती है, जब वो यूनिफॉर्म मोशन कर रही होती है वो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहती है, जब तक हम उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। तो यहाँ से यही स्टेटमेंट बनी। ठीक है, उल्टा बना, देखो जब मान लो एक्सेलरेशन बॉडी जीरो है, जब नेट फोर्स जीरो है, तो जब नेट फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब क्या, या तो बॉडी रेस्ट पे है, तो अगर वो रेस्ट पे होगी तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, एंड इट रिमेन्स एट रेस्ट। और इफ इट मूव्स यूनिफॉर्म मोशन देन इट मूव्स, मान लो क्या होगा, यूनिफॉर्म क्या होगा, मोशन होगा। तो सर यही फर्स्ट लॉ की क्या होती है, स्टेटमेंट होती है। तो इसका मतलब नीचे लिख लेना है कि भाई देयरफॉर दिस इज क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ क्या होगा, न्यूटन फर्स्ट लॉ। मान लो देयरफॉर, मान लो क्या है, फर्स्ट लॉ कंटेन्ड इन क्या होगा, सेकंड लॉ होगा। तो सर ये तो हमने प्रूव कर लिया है, सेकंड लॉ से शुरू किया है और सेकंड लॉ से हमने फर्स्ट लॉ क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो इसका मतलब सेकंड लॉ की स्टेटमेंट या सेकंड लॉ के फॉर्मूले के अंदर ही फर्स्ट लॉ क्या है, प्रेजेंट है। यहां से ये बात तो हमें क्या हो गई, क्लियर हो गई। ठीक है, तो उसके बाद अब रियल लॉ क्यों कहते हैं, तो आपको पता लग गया कि भाई सर इसके अंदर फर्स्ट लॉ होता है। फर्स्ट लॉ तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, अब उसके बाद क्या एक्सप्लेन करेंगे, थर्ड लॉ क्या करेंगे, एक्सप्लेन। थर्ड लॉ को भी किससे एक्सप्लेन करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो। मान लो अगला, मान लो न्यूटन थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ कंटेन्ड या प्रेजेंट है ना, थर्ड लॉ प्रेजेंट इन ए क्या होगा, सेकंड लॉ होगा, या कंटेन्ड इन ए क्या होगा, सेकंड क्या होगा, लॉ होगा। लिख लो, मान लो दूसरा, द सेकंड लॉ कंटेन्स फर्स्ट तो हमने प्रूव कर लिया, थर्ड लॉ है ना, कंटेन थर्ड क्या होगा, लॉ होगा। ठीक है, तो मानते हैं कि भाई सेकंड लॉ जो होता है वो थर्ड लॉ को भी कंटेन करता है। कैसे करता है, अब इसे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए पहले हम क्या मानते हैं, मतलब एक बॉडी, एक सिस्टम मानते हैं। सिस्टम मतलब दो बॉडीज मानते हैं। तो मान लिया कि भाई ये एक बॉडी है, ए बॉडी, ये क्या हो गया, दूसरी बॉडी, बी बॉडी। तो मान लो दोनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है सर, दोनों मूव कर रहे हैं। ये कितनी वेलोसिटी से, मान लो ए बॉडी वीए वेलोसिटी से मूव कर रही है, बी बॉडी वीबी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर वी ए, मान लो ए बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा तो मान लिया एम ए होगा, बी बॉडी का कुछ ना कुछ मास होगा तो एम बी होगा। तो जब सब इसका मास और वेलोसिटी दोनों हो तो मुझे पता है मोशन में कौन सी प्रॉपर्टी लिखते हैं, मोमेंटम। तो मान लिया कि भाई इसका क्या मोमेंटम होगा, पी ए, इसका मोमेंटम क्या होगा, पी बी होगा। तो सिंपल सी बात है सर, पहली बॉडी ए, मान लो पी ए मोमेंटम से आगे जा रही, दूसरी बॉडी पी बी मोमेंटम से आगे जा रही। तो मान लेते हैं कि
भाई पीए ग्रेटर देन क्या होगा पीबी। तो इसका मतलब अगर ये इसका मोशन है ना, इसका मोमेंटम ज्यादा होगा, इसका मोमेंटम कम होगा, तो इसका मतलब ये इसके साथ क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, कोलाइड करेगी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन मतलब जब एक दूसरे के साथ स्ट्राइक नहीं की, उसके बाद मेरे को पता है सर ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि इसका मालूम मोमेंटम ज्यादा है, इसका मोमेंटम ज्यादा का मतलब इसकी वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी हमने क्या मानी है, ज्यादा मानी है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, मान लो ऐसे लिख लो VA ग्रेटर देन क्या है VB है। तो सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, एक टाइम पर ये इसके साथ स्ट्राइक करेगा, तो जब स्ट्राइक करेगा तो इसको लिख लेते हैं कि भाई ड्यूरिंग क्या होगा, कोलिजन होगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये कोलाइड किए, वो जब कोलाइड किए तो मेरे को पता है सर ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, मुझे पता है कि भाई न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये बंदा, ये वाली बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी और उतनी ही फोर्स ये वाली बॉडी इसके ऊपर लगाएगी, बट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। तो मान लेते हैं सर ये वाले, मान लो ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाती है, तो उसे हम क्या लिखते हैं, FBA वेक्टर। FBA वेक्टर का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑन क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू क्या होगा ए। मान लो ए बॉडी जब बी पर फोर्स लगाए, उसे हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, जब ये वाली बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, ए वाली बी पर फोर्स लगाएगी, तो न्यूटन थर्ड लॉ हमने पढ़ा है कि भाई जितनी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, उतनी ही दूसरी बॉडी पहले बॉडी के ऊपर भी फोर्स लगाती है, तो ये वाली बॉडी भी उसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगाएगी। तो मुझे पता है सर ये वाली बॉडी अब इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, FAB लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या, फोर्स ऑन क्या होगा, फोर्स ऑन बी ड्यू, फोर्स ऑन क्या होगा, सॉरी ए ड्यू टू क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो बी ए के ऊपर क्या लगा रही, फोर्स लगा रही, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी। तो सिंपल सी बात है सर, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रही, तो जब दो बॉडी कोलाइड करती हैं, तो सिंपल सी बात है उन दोनों का मोशन क्या करता है, चेंज करता है। मान लो अगर ये मान लो VA वेलोसिटी से चल रही, ये VB वेलोसिटी से चल रही, इनकी वेलोसिटी चेंज करेगी। तो सिंपल सी बात है, जब ये एक दूसरे के साथ स्ट्राइक करे, एनर्जी ट्रांसफर होगी, मान लो इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी या इसकी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, तो जब एनर्जी ट्रांसफर होगी तो दोनों का मोशन क्या करेगा, चेंज करेगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई मान लेते हैं जब ये स्ट्राइक किए, ये भी इधर को जाने लगा, उसका मोमेंटम है ना, मेरे को पता है कि जब ये स्ट्राइक किए, ऑब्वियस सी बात है सर, इसका मास तो चलो मान लेते हैं कि भाई ये टूटा नहीं, मास मतलब सेम रहा, मतलब ये दोनों ऐसी बॉडीज रही तो मास सेम रहा, इन दोनों की वेलोसिटी क्या कर गई, चेंज कर गई। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी चेंज करेगी, मोमेंटम मेरे को पता है कि भाई क्या होता है, m into VA, ma into VA, तो PB किसके बराबर, MB into VB। तो मैं मान रहा हूं कि भाई मास दोनों का सेम रहा, दोनों की वेलोसिटी क्या की, चेंज कर गई है ना। जब ये स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद इन दोनों की क्या होगी, मान लो काइनेटिक एनर्जी चेंज की होगी, जब ये इस पर स्ट्राइक किया, इन दोनों की मान लो एनर्जी क्या की होगी, ट्रांसफर की होगी। तो जब एनर्जी ट्रांसफर की होगी, तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों की वेलोसिटी क्या की होगी, चेंज। अगर मास क्या है आपका सेम है, तो मास दोनों का सेम रहा, वेलोसिटी दोनों की चेंज कर गई। तो अगर कोई भी क्वांटिटी चेंज करे तो मोमेंटम क्या करेगा, चेंज। तो मान लो इसका मोमेंटम क्या कर गया, चेंज, उसे PA डैश कह देते हैं। तो इसका मोमेंटम चेंज कर गया, उसे हम क्या कह देते हैं, PP क्या कह देते हैं, डैश कह देते हैं। तो दोनों का मोमेंटम क्या कर गया, चेंज कर गया। जब मान लो हमने क्या किया, मान लो दोनों ने क्या किया, एक दूसरे के साथ क्या किया, कोलिजन किया। तो जब ये कोलिजन किया तो ये मोमेंटम चेंज कर गया। अब मोमेंटम चेंज कर गया, तो सर मेरे को पता है कि भाई जो चेंज इन मोमेंटम होता है ना, ये बात तो आपको समझ आ गई, जो चेंज इन मोमेंटम होता है उसे हम कैसे लिखते हैं। मान लो DP का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। मान लो जब टाइम के विद रिस्पेक्ट टू देखना हो तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ए बॉडी का पहले मोमेंटम PA था, बाद में मोमेंटम कितना होगा, PA डैश हो गया। कोलिजन के बाद जब एनर्जी ट्रांसफर हुई, इसका मोमेंटम चेंज कर गया। तो जब मोमेंटम चेंज किया, तो सिंपल सी बात है सर, जब मोमेंटम चेंज किया होगा, PA डैश हुआ होगा, तो इसका मतलब इन दोनों का मोमेंटम, इस बॉडी का भी मोमेंटम चेंज कर गया, इस बॉडी का भी मोमेंटम क्या कर गया, चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होता है, DP। तो किसके विद रिस्पेक्ट टू चेंज किया, जब टाइम भी था, टाइम के साथ ही तो चेंज किया। तो मान लो DP अपॉन DT, यहाँ पे PA लिख लेते हैं। मान लो DPA, PA का मतलब क्या, चेंज इन मोमेंटम ऑफ A, ये बॉडी का मोमेंटम चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी तरह DPB मान लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या हुआ, टाइम। तो जब टाइम बीता, मान लो टाइम इंटरवल हमने कितना लिया, DT इंटरवल लिया, तो उसके उस वक्त इन दोनों का मोमेंटम मान लो कितना चेंज किया, पहली बॉडी का DPA मोमेंटम चेंज किया, इस बॉडी का DPB मोमेंटम क्या किया, चेंज किया। तो सिंपल सी बात है सर, वो तो दिखाई दे रहा है, देखो इसका मोमेंटम भी चेंज कर गया, इसका मोमेंटम भी चेंज कर गया। तो चेंज इन मोमेंटम को हम कैसे लिखते हैं, DP मान लो के साथ क्या करते हैं, रिप्रेजेंट। तो A का चेंज किया DPA, B का चेंज किया DPB विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, टाइम हो गया। तो सिंपल सी बात है, ये लेट कर लिया, दोनों का क्या हो गया, मोमेंटम। अब मान लो हम शो करेंगे कि भाई सेकंड लॉ से मान लो थर्ड लॉ को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो एक बात है यहाँ पे
और माननी है कि भाई मेरे को बताओ कि भाई मान लो जब ये दो बॉडीज है ना, ये दो बॉडीज हैं, तो सिंपल सी बात है सर दो बॉडीज हैं, मैं क्या कर रहा हूं, पहले तो मैंने इनको अलग अलग माना, बट एक्चुअल में मैं इनको क्या मानूंगा, सिस्टम मानूंगा, इनको क्या मानूंगा, सिस्टम। तो वो क्या होता है सर, सिस्टम। सिस्टम का मतलब होता है जिसके अंदर मान लो क्या है, ज्यादा पार्टिकल क्या हो, प्रेजेंट हो। मान लो मैंने क्या माना, इसको पूरा एक बॉडी मान लिया, एक बॉडी के अंदर दो पार्टिकल क्या है, प्रेजेंट। तो सिंपल सी बात है सिस्टम का मतलब क्या होता है, या सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि जब किसी चीज के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, अगर इसको हमने सिस्टम माना तो सिस्टम के अंदर अब कितने पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल क्या है, प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है ये एक्चुअल में क्या है, एक बॉडी की तरह बिहेव करेगा ये वाला, और उसके अंदर दो पार्टिकल क्या है, प्रेजेंट है। तो जब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि भाई मुझे बताओ कि जो मैंने सिस्टम माना है ना, ये दो पार्टिकल का मैंने सिस्टम माना, तो इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो आपका आंसर होगा सर नेट एक्सटर्नल फोर्स तो कोई दिखाई नहीं दे रही। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है बाहर से जो फोर्स लगा रहे हैं। तो बताओ इस सिस्टम के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लग रही है, तो आपका आंसर होगा सर बाहर से इस सिस्टम के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही, नेट फोर्स क्या है, जीरो है, नहीं ना लग रही। तो आपका आंसर सही है कि सर मेरे को पता है कि ये दोनों चल रहे हैं, तो मान लो इसके ऊपर हम कोई फोर्स तो ना लगा रहे हैं बाहर से। तो सिंपल सी बात है जब ये इसको सिस्टम माना, सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होने का मतलब इस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई कि भाई इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही। ठीक है, तो चलो अब इसको डायग्राम को थोड़ा हटा देता हूं, ये बात तो आपको समझ आ गई होगी, ये मैंने लेट कर लिया है, ये बातें आपको क्लियर होगी होंगी है ना, कि भाई डीपी ए मान लो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी हो गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और डीपी बी डीटी ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो गया, टाइम। अगर डायग्राम बनाना चाहते हो तो बना लो, इधर को फोर्स क्या लग रही थी ना, ए बी हो गया, इधर को फोर्स क्या होगी, एफ ए बी हो गया, इधर को फोर्स क्या होगी, एफ बी ए हो गया, ये कोलिजन के टाइम हो गया। तो सिंपल सी बात है ए बॉडी इधर आ गई, इसका मोमेंटम पी ए डैश हो गया था, तो बी बॉडी इधर आ गई, इसका मोमेंटम क्या हो गया, पी बी डैश हो गया। ठीक है, तो अब इसको ड्राइव करते हैं, तो देखते हैं कि भाई कैसे इसकी डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो मेरे को पता है कि भाई मैं क्या प्रूव कर रहा हूं कि न्यूटन सेकंड लॉ इज ए रियल लॉ ऑफ मोशन। मतलब सेकंड लॉ को रियल लॉ बताना है कि भाई एक्चुअल में उसे रियल लॉ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ के अंदर पहला लॉ प्रेजेंट होता है, वो तो हमने प्रूव कर दिया। अब हमने प्रूव करना है कि सेकंड लॉ के अंदर तीसरा लॉ भी क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो लिखते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। मान लो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग है ना, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो सर सेकंड लॉ तो एक तो आपने पीछे लिखा था F इज इक्वल टू एम में, वो तो उसकी मान लो क्या है कि भाई फॉर्मूला होता था, एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या होती थी। तो अगर आपको याद हो कि भाई फोर्स इज इक्वल टू क्या होता था, डीपी अपॉन क्या होता था, डीटी, है ना, यही तो बनता था स्टार्टिंग में जब हमने न्यूटन लॉ समझाया था। तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है, F इज इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी होती है। तो सर यही होती है। अब ध्यान से लिखो, मान लो मैं कहां किसके लिए लिख रहा हूं, फॉर मान लो पार्टिकल ए, फोर पार्टिकल ए या बॉडी ए के लिए मैं क्या लिख रहा हूं, ये लिख रहा हूं। तो सर मेरे को पता है कि भाई ए के लिए ए पर कौन फोर्स लगा रहा है, बी लगा रहा है। देखो जब बी ए पर फोर्स लगाएगा उसको हमने क्या कहा था, यही कहा था ना कि भाई बी ए पर क्या लगा रहा है, फोर्स। तो सर एफ ए बी लिखेंगे, तो इसका मतलब बी ए पर फोर्स लगा रहा है। तो जब बी ए पर फोर्स लगाएगा, मान लो जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तभी तो इसका मोमेंटम चेंज करेगा। मोमेंटम चेंज का मतलब जब वो फोर्स लगाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी, तो जब उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी तो उसका मोमेंटम चेंज करेगा। तो सिंपल सी बात है सर, मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू क्या होता है, मास होता है। तो जब मान लो बी ने ए पर फोर्स लगाई, ए की वेलोसिटी चेंज की, उसका मोमेंटम क्या करेगा, चेंज करेगा। तो सिंपल सी बात है सर, मोमेंटम चेंज किया होगा, किसका चेंज किया, ए का चेंज किया, क्योंकि बी ने ए पर क्या लगाई, फोर्स लगाई। तो ये आपका क्या हो गया, मान लो पार्टिकल ए के लिए सेकंड लॉ हो गया, तो यहाँ पे पार्टिकल बी के लिए लिखो, फोर पार्टिकल क्या होगा, बी होगा। अब पार्टिकल बी के लिए सर एफ बी ए, इसका मतलब क्या होता है कि भाई ए ने बी पर क्या लगाई, फोर्स लगाई। जब ए ने बी पर फोर्स लगाई होगी तो सिंपल सी बात है सर, जब फोर्स लगती है तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी चेंज होती है। तो जब वेलोसिटी बी की चेंज की होगी तो उसका मोमेंटम भी क्या किया होगा, चेंज किया होगा। जब वेलोसिटी चेंज होगी तो सिंपल सी बात है सर, इन दोनों की प्रोडक्ट भी तो चेंज होगी, इन दोनों की प्रोडक्ट चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। तो इसका मोमेंटम भी चेंज हो गया, पी बी डैश, इसका मोमेंटम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब इसका मोमेंटम चेंज हुआ होगा तो यहाँ पे लिखते हैं कि भाई डी पी बी अपॉन डी टी। तो यही तो बोला था, ये चेंज
चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या है, टाइम है। तो सर इसे इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं, इसको क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो ऐड करो, ऐड इक्वेशन है ना, ऐड इक्वेशन 1 एंड क्या होगा 2 होगा, इन दोनों को क्या करो ऐड करो। तो जब ऐड करेंगे तो सर एफ ए बी प्लस क्या बनेगा एफ बी ए, लेफ्ट हैंड साइड में हाइट, राइट हैंड साइड में हाइट, तो सिंपल सी बात है डी पी ए प्लस क्या होगा डी पी बी अपॉन क्या होगा डी टी होगा। ठीक है, तो यहां तक तो बात आपको क्लियर हुई होगी। अब इसको बाद मान लो देखते हैं कि भाई इसको सॉल्व करते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर लिख लेते हैं इसको, क्या बनेगा मान लो जब इसको आपने ऐड किया तो सिंपल सी बात है सर इधर लिखते हैं क्या बना एफ ए बी प्लस क्या बना एफ बी ए इज इक्वल टू क्या बन गया आपका मान लो डी पी ए अपॉन डी पी टी प्लस डी पी बी अपॉन डी टी। तो जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन की ये प्रॉपर्टी होती है डी अपॉन डी टी ए प्लस बी। तो जब ए प्लस बी होता था हम डिफरेंशिएशन को अलग अलग लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे इसके साथ प्लस डी बी अपॉन क्या होता था डी टी। तो सर ऐसे लिख ही सकते हैं, तो सिंपल सी बात है जब ऐसे लिखा हो तो डी अपॉन डी टी इनमें से कॉमन निकाल के ऐसे भी तो लिख सकते हैं, तो आपका आंसर होगा सही है। तो सिंपल सी बात है सर इस प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ध्यान से देखो मान लो डी अपॉन डी टी यहाँ पे क्या होएगा पी ए प्लस क्या होएगा पी बी होएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो कैसे है ना। इसको अगर ऐसे लिखा जा सकता है, देखो ये इसी तरह है तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, तो सिंपल सी बात है ऐसे लिख लिया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भाई मेरे को ये बताओ है ना ये क्या है डी अपॉन डी टी पी ए प्लस क्या है पी बी, तो पी ए प्लस पी बी। तो सर इसको तो आपने सिस्टम माना था, अभी बताया आपने, मान लो मैंने अभी आपको पीछे बताया है ना कि भाई यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ये ए बॉडी थी इसका मोमेंटम पी ए था, ये बी बॉडी थी इसका मोमेंटम पी बी था। मैंने कहा था कि भाई ये एक सिस्टम की तरह क्या कर रहा है बिहेव। तो सिस्टम का मतलब क्या होता है सर, मान लो जिसके अंदर कुछ पार्टिकल प्रेजेंट हो, तो मान लिया कि भाई इसके अंदर 2 पार्टिकल प्रेजेंट है, तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि भाई बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है, तो आपका आंसर था कि भाई सर नहीं इस पे कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही। नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है बाहर से, तो बाहर से इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रही है, तो आपका आंसर होगा सर बाहर से तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही। बाहर से कोई बंदा कोई आदमी इस पर फोर्स लगा रहा है, नहीं लगा रहा सर, कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम क्या है 0 है। तो ध्यान से यहाँ पर अगर मान लो इसको छोड़ दो, अब मैं न्यूटन सेकंड लॉ फिर से लिखूं तो मेरे को पता है सर नेट एक्सटर्नल फोर्स किसकी सिस्टम है ना, ये किसकी बात कर रहे हैं पूरे सिस्टम की। सिस्टम मतलब ये एक बॉडी है, एक बॉडी के अंदर 2 पार्टिकल है, इसे हम सिस्टम कहेंगे। तो सिस्टम पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो जब सिस्टम पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना करे तो पहले तो सर न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है कि भाई जब मान लो किसी बॉडी पर नेट फोर्स मान लो क्या है मतलब फोर्स नेट फोर्स होती है, तो उसका मान लो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ उसका मोमेंटम क्या करता है चेंज करता है। तो यही तो न्यूटन सेकंड लॉ होता है कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स लगती है तो उसका मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करता है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जब ये एक सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर मान लो नेट फोर्स क्या है 0 है, तो सिंपल सी बात है सर अगर मान लो इसी स्टेटमेंट को मैं इसके लिए लिखूं एफ नेट इज इक्वल टू सिस्टम इज इक्वल टू क्या होएगा मान लो डीपी सिस्टम का होएगा अपॉन डीटी होएगा है ना। अगर नेट फोर्स मान लो क्या है एफ नेट किसके बराबर होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो एफ नेट किसका मान लो मैंने किसका लिखा सिस्टम का, तो सिस्टम का एफ नेट इज इक्वल टू क्या होएगा डे, तो इधर मोमेंटम भी क्या होएगा, यहाँ पर नेट फोर्स होने सिस्टम है तो यहाँ पर मोमेंटम भी क्या होएगा सिस्टम का होएगा। तो सिंपल सी बात है सर मेरे को पता है इस सिस्टम के ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो अगर नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम है ना, नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम क्या होगा 0 होगा। तो सिंपल सी बात है सर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होगी, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा डीपी सिस्टम अपॉन क्या होएगा डीपी सिस्टम अपॉन क्या होएगा डीटी। तो सिंपल सी बात है सर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो ध्यान से देखो अगर मैं पूछूं कि भाई सिस्टम का मोमेंटम कितना है, तो सिस्टम का मतलब क्या, तो सर सिस्टम का मतलब इसके अंदर जो भी पार्टिकल है वो सिस्टम ही है, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन है, एक ये पार्टिकल है एक ये पार्टिकल है, तो इसका मोमेंटम लिखोगे तो सर मोमेंटम होगा पी ए प्लस पी बी, ये आपका क्या हो गया सिस्टम का मोमेंटम। तो सिंपल सी बात है सर इसको हम लिख सकते हैं 0 डी पी सिस्टम की जगह पे क्या लिख सकते हैं ये पूरा क्या है सिस्टम, सिस्टम के अंदर 2 पार्टिकल का मोमेंटम क्या है इसका पी ए इसका क्या पी बी, तो दोनों
एक बॉडी की तरह बिहेव कर रहे तो पूरी बॉडी का मोमेंटम कितना होगा सर, इसका मोमेंटम प्लस इसका मोमेंटम। तो सिंपल सी बात है, ऊपर क्या होगा dpa प्लस क्या होगा ना, सिस्टम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं p, सिस्टम की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं dp मतलब pa प्लस क्या लिख सकते हैं p भी लिख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है कि भाई सिस्टम की जगह पर pa प्लस क्या लिखा जा सकता है, p भी लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी। तो ये बात आपको समझ आई होगी। न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मतलब नेट फोर्स अगर किसी पर 0 हो तो उसका मोमेंटम जो होता है, नेट फोर्स किसके बराबर होती है, चेंज इन मोमेंटम। तो फिर नेट फोर्स ऑन ए सिस्टम किसके बराबर होगी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम अपॉन टाइम होगा। तो सिंपल सी बात है सर, नेट फोर्स सिस्टम के ऊपर कितनी है, 0 है। अगर नेट फोर्स 0 होगी तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, ये वाली वैल्यू 0। तो p सिस्टम का मतलब क्या है, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब क्या है कि भाई ये वाली बॉडी, तो ये वाली बॉडी का कौन सा मोमेंटम है सर, इसका जो मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम होगा, इन दोनों को ऐड करेंगे वही तो सिस्टम का मोमेंटम होगा, है ना। सिस्टम का मोमेंटम यही होगा, p सिस्टम इज इक्वल टू क्या होएगा, pa मतलब a बॉडी का जो मोमेंटम, b बॉडी का मोमेंटम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरे सिस्टम का क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो सिंपल सी बात है, पर सर इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं pa प्लस p भी लिख सकते हैं। तो अगर इसे हम ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे a वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करो। मान लो इसको इक्वेशन 1 रखे, पुट दिस वैल्यू, है ना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन क्या होगा, 1 होगा। तो 1 में इसको पुट किया, तो जब 1 में इसको पुट किया तो पुट करके देखो क्या रिजल्ट बन रहा है, ये वाली वैल्यू 0 भरो। तो इसका मतलब FAB प्लस क्या होएगा, FBA इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो सर, वेक्टर में भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब अगर वेक्टर में लिखेंगे तो इसका मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब FAB वेक्टर इज इक्वल टू क्या होएगा, FBA क्या होएगा, आपका वेक्टर होएगा। ठीक है, तो यही तो न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ था कि भाई जब भी कभी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, जब भी किसी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाती है, FAB का मतलब क्या कि भाई A ने B ने A के ऊपर फोर्स लगाई, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, मतलब कितनी, FAB। तो सिंपल सी बात है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर, ये वाली वैल्यू के। तो इसका मतलब क्या, उतनी ही फोर्स A मान लो B ने, है ना, B ने A पर लगाई, उतनी ही फोर्स A ने B पर लगाई। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बट इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। तो इसे ही हम क्या कहते थे, न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड क्या होते थे, ऑपोजिट होते थे। ठीक है, तो यही सर न्यूटन थर्ड लॉ था, यही न्यूटन थर्ड लॉ की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो बात आपको समझ आई होगी कि भाई एक्चुअल में कैसे हम सेकंड लॉ से न्यूटन थर्ड लॉ को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। ये बात आपको क्या हुई होगी, फील हुई होगी, आपको क्या हुआ होगा, क्लियर। तो शायद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया हो कि सर हमने तो न्यूटन लॉ पढ़ा है पॉइंट मास के लिए या पॉइंट बॉडी के लिए। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में से ही समझा रहा हूं कि एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी हम मान लो जो भी पढ़ रहे हैं ना, मैकेनिक्स जब से भी हमने शुरू की है, हम मान लो क्या पढ़ रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई इतना सा ऑब्जेक्ट है ना, छोटा सा ऑब्जेक्ट जिसके लेंथ और लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो सर हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे थे, एक ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ रहे थे। तो सिंपल सी बात है, F net इज इक्वल टू dp अपॉन dt। तो इसका मतलब एक पार्टिकल पर जब हम फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल, तो क्या होता है, उस पार्टिकल का जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, नेट फोर्स के बराबर होता है। तो एक्चुअल में ये आपने किसके लिए लगाया, तो यहां पर तो आपने दो पार्टिकल ले लिए। पहले तो आपने न्यूटन्स लॉ तो हमें किसके लिए पढ़ाया था, एक पार्टिकल लिए, बट आपने यहां पर न्यूटन्स लॉ किसके लिए लगाया, सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब आपने माना कि भाई एक बॉडी में दो पार्टिकल क्या है, प्रेजेंट है। तो शायद आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया हो कि भाई क्या सर न्यूटन लॉ जो होता है वो एक्चुअल में आपने तो पॉइंट बॉडी के लिए पढ़ाया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए पढ़ाया था। तो न्यूटन लॉ हम मान लो क्या है, मतलब ज्यादा पार्टिकल के लिए, एक बॉडी के अंदर ज्यादा पार्टिकल हो उसके लिए भी लगा सकते हैं। हाँ, मेरा आंसर होगा हाँ, आप ज्यादा बॉडी के, मतलब एक बॉडी के अंदर अगर ज्यादा पार्टिकल होंगे तो न्यूटन्स लॉ उसके लिए भी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। तो सर वो तो आपने बताया ही नहीं कि भाई होता है या नहीं होता, वो एक्चुअल में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा सेंटर ऑफ मास में। तो आपने याद रखना है कि न्यूटन लॉ एक्चुअल में मान लो एक पॉइंट मास या एक पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है, या मान लो एक ऑब्जेक्ट के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल हो उसके लिए भी क्या किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है। न्यूटन लॉ दोनों के लिए क्या है, वैलिड है।
तो वो उसमें प्रूफ करेंगे सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में। तो वे इसीलिए इसको मैंने किस में एक्सटेंड कर लिया, मान लो जिसमें ज्यादा पार्टिकल हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब जब एक बॉडी के अंदर दो पार्टिकल हो तो सिंपल सी बात है सर, अगर नेट फोर्स होने सिस्टम होगा तो सिंपल सी बात है मोमेंटम चेंज ऑफ क्या होगा सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर क्या थे, दो पार्टिकल ए और बी। तो सिंपल सी बात है इसको हम कैसे लिख सकते हैं सर, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मतलब किसका, सिस्टम मतलब दोनों का मोमेंटम जो भी होगा वो पूरे सिस्टम का मोमेंटम होगा। तो फिर पीए प्लस पीबी हो गया। तो हमें पता है कि भाई इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो। तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगी तो सिंपल सी बात है ये वाली वैल्यू जीरो, तो ये वाली वैल्यू जीरो। तो जब आपको इसमें पुट किया तो आपको क्या पता चला कि भाई एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब एफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ एफ बी ए वेक्टर। तो यही न्यूटन क्या होता था, थर्ड लॉ होता था। तो आपने नीचे लाइन लिख लेनी है कि भाई दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ होगा। देयरफॉर न्यूटन थर्ड लॉ आल्सो प्रेजेंट इन क्या होगा, न्यूटन सेकंड लॉ होगा। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी, आपको फीलिंग आई होगी कि भाई कैसे इस टॉपिक के साथ क्या किया जाता है, डील किया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।